हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी हम क्लास 9 का जो 5th नंबर का जो चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस पढ़ रहे हैं। उसमें बच्चों ने क्या पढ़ा? तो लास्ट टाइम हमने कंसंट्रेशन पढ़ी थी एंड परसेंटेज इन मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो 3 कंसंट्रेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? तो क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ी थी। ये जो दोनों प्रोसेस है बच्चों, वो किसको सेपरेट करती है? तो आपके होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करती है? आपके होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करती है। कौन सी प्रोसेस? तो क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। आज और एक मेथड हम पढ़ेंगे कि जिसका क्या नाम है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है बच्चों? पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसके अलावा मान लो कि हमारा जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या? कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर या फिर नींबू पानी। तो वो जो एग्जांपल है, वो सारे के सारे जो एग्जांपल है वो किसके एग्जांपल है? आपके होमोजीनियस मिक्सचर के। उसके बाद जब हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, जैसे कि चॉक पाउडर इन वाटर, मड़ी वाटर, उसके अलावा मान ले कि आपका सैंड इन वाटर, वो सारे के सारे जो एग्जांपल हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर के। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी सेपरेशन मेथड है जो हमको पढ़नी है। अब तक हम 2 सेपरेशन मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी थी क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद पढ़ा था डिस्टिलेशन। आज हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद सेपरेशन ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स, उसके बाद है सब्लिमेशन, उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड लास्ट वन इज कोएगुलेशन। क्लियर बच्चों? चलिए, अभी हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले बच्चों, पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बधाई होगा। जैसे कि मान लो कि मेरे पास स्केच पेन का इस तरह से ड्रॉप रहता है, मेरी बुक में स्केच पेन का इस तरह से ड्रॉप रहता है। मान लो कि उस पर कोई ड्रॉप ऑफ वाटर गिर जाए। इस पर क्या गिर जाएगा? ड्रॉप ऑफ वाटर गिर जाए, H2O का कोई ड्रॉप गिर जाए, तो तब क्या होगा? इसकी जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। इसकी जो साइज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। साइज तो इंक्रीज होगी, पर साथ साथ में आपका ये जो स्केच पेन का जो आपका जो इस तरह से आपने राउंड किया था, वो आपका पहले ब्लैक कलर का था। वो जो था पहले आपका ब्लैक कलर का था, पर जब इस पे वाटर का ड्रॉप गिरता है तो तब जाकर वो जो ब्लैक कलर का जो यहाँ पर स्पॉट था, वो ब्लैक कलर का जब बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें से आपको येलो कलर भी दिखाई देंगे, धीरे धीरे आपको पिंक भी दिखाई देगा, या फिर ग्रीन भी दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से अलग अलग आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग कलर के शेड्स मिलेंगे। अलग अलग कलर के क्या मिलेंगे बच्चों? शेड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्यों होता है ऐसा? यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है वो किससे बना हुआ है? आपके ये सारे के सारे येलो, पिंक, ग्रीन, ये सबका थोड़ा बहुत अमाउंट में मिक्स होता है और उसके बाद फाइनल में आपका ब्लैक बनता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने ब्लैक कलर से येलो, पिंक, ग्रीन में जिस तरह से, ब्लू में जिस तरह से डिवाइड किया, हमने ब्लैक कलर में से येलो, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू में क्या किया बच्चों? डिवाइड किया। तो उस डिवीजन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। वही डिवीजन हम करेंगे। देखो चलो बच्चों, चलिए बच्चों, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आपके पास एक क्रोमेटोग्राफी पेपर रहता है। सबसे पहले आपके पास इस तरह से क्रोमेटोग्राफी पेपर रहता है। अब आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? यहाँ पर पेंसिल से 1 से 2 सेंटीमीटर के पास में यहाँ पर एक पेंसिल से एक लाइन करोगे। पेंसिल से क्या करोगे बच्चे? लाइन करोगे। इस लाइन के बीच में आप क्या करोगे? यहाँ पर एक स्पॉटिंग करोगे। क्या करोगे बच्चों? स्पॉटिंग करोगे। स्पॉटिंग किसका करोगे? जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये जो स्केच पेन होती है, स्केच पेन में जो कौन कौन से कलर है, स्केच पेन मेरी ब्लैक कलर की, और उसके अंदर कौन कौन से कलर है वो अगर मुझे फाउंड करने हैं, तो मैं यहाँ पर स्पॉटिंग किसका करूंगा?
ब्लैक स्केच पेन का, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्लैक कलर का स्पॉटिंग किया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो मेरी क्रोमेटोग्राफिक पेपर होगा उसको मैं एक बीकर में रखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, एक बीकर लूंगा, बीकर के अंदर नीचे पानी का एक लेयर रखूंगा, यानी कि पानी ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्रोमेटोग्राफिक पेपर रखूंगा। और ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है वो मैं इस तरह से रखूंगा कि यहाँ पर हमने जो लाइनिंग की है, हमने यहाँ पर जो पेंसिल से जो लाइनिंग की है वो वाटर लेयर के ऊपर रहे। वाटर लेयर के कहाँ पर रहे, ऊपर रहे। मान लो कि ये जो लाइनिंग है वो आपने नीचे की है, तो आप क्या करोगे, वाटर का जो लेयर होगा वो नीचे रखोगे। क्या रखोगे, नीचे रखोगे। वाटर का जो लेयर होगा वो हो सके उतना क्या करोगे, डेंस नहीं रखोगे आप, हो सके उतना पानी कम रखोगे कि जिससे ये जो लेयर है, जिससे ये जो लेयर है वो क्या हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, नीचे रह जाए। क्या रह जाए, नीचे रह जाए। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्पॉटिंग की और इस क्रोमेटोग्राफी को पेपर को हमने क्या किया, बीकर में रखा और बाहर आप क्या कर दोगे, वॉच ग्लास रख दोगे। क्या कर दोगे बच्चों, वॉच ग्लास कर दोगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया। क्रोमेटोग्राफिक पेपर के अंदर हमने यहाँ पर पेंसिल से क्या किया, लाइनिंग की। पेंसिल से क्या किया बच्चों, लाइनिंग की। लाइनिंग के बीच में क्या किया, स्पॉटिंग या स्पॉटिंग किसका किया, जिस कलर का हमको सेपरेशन करना है, जिस कलर का हमको सेपरेशन करना है, यानी कि उस कलर के अंदर कौन कौन से अलग अलग कलर है, उस कलर के अंदर कौन कौन से अलग अलग कलर है, उसका हमने क्या किया, जिसका सेपरेशन करना था उसका स्पॉटिंग किया। उसके बाद क्या किया, दूसरा बीकर लिया। दूसरी बीकर के अंदर हमने नीचे एक वाटर लेयर रखा और उसके बाद इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हमने क्या किया, उस बीकर में रख दिया। और बीकर में जब हमने रखा तो तब हमने पहले ये देखा था कि बीकर, ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर हमने जब स्पॉटिंग किया है, जिस लाइन पर स्पॉटिंग किया है वो जो लाइन है वो क्या रहे, बीकर का जो पानी का जो लेयर है उससे ऊपर रहे। पानी का जो लेयर उससे कहां पर रहे, ऊपर रहे। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको वर्टिकली इसको अरेंज कर दिया। क्लियर बच्चों। अब होता क्या है, थोड़े समय के बाद बच्चों क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ये जो बच्चों पानी रहता है, ये जो पानी रहता है वो क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ये जो पानी रहता है वो धीरे धीरे कहाँ पर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। कहाँ पर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ पर, तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में ही आपका जो पानी है वो कहाँ पर जाएगा बच्चों, ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर बच्चों। चलो अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे पानी इसके अंदर जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव करेगा तो वैसे वैसे यहाँ पर आपको एक अलग अलग स्पॉट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको ब्लू मिल सकता है, उसके बाद लाइट ब्लू मिल सकता है, उसके बाद येलो मिल सकता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, यहाँ पर बच्चों अलग अलग क्या मिलेगी, आपको स्पॉटिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, स्पॉटिंग मिलेगी। और ये स्पॉटिंग आपको क्यों मिलेगी, ये स्पॉटिंग क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ब्लैक कलर है वो मिक्सचर है, अलग अलग कलर का क्या है बच्चों, मिक्सचर है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, स्पॉटिंग मिलेगी। क्लियर बच्चों, इस तरह से क्या मिलेगा आपको, स्पॉटिंग मिलेगी। चलो बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक बार बुक में आपकी देख लेते हैं, अगर कोई लाइन अगर रह जाती है। ये बच्चों, सबसे पहले तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इंट्रोडक्शन में वही ब्लैक स्केच पेन की बात की है कि उस पे ड्रॉप ऑफ वाटर गिर जाता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और स्प्रेड में आपको अलग अलग कलर के शेड मिलेंगे। चलो, उसके बाद आपका यही जो मैंने आपकी सारी की सारी जो चीजें आपको कही है वही चीजें आपकी दी गई है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, अलग अलग जो मिक्सचर होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर में अलग अलग कलर का मिक्सचर है, तो उसको सेपरेट करने की मेथड को, उसको सेपरेट आउट करने की मेथड को हम क्या करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे। उसके बाद बच्चों यही चीजें दी गई है। यहाँ पर ग्रीन फूड कलर की बात की गई। आप ग्रीन फूड कलर का भी आप क्या कर सकते हो, ग्रीन फूड कलर का भी यहाँ पर स्पॉटिंग करके उसको भी क्या कर सकते हो, उसके अंदर कौन कौन से कलर छुपे हैं तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर येलो और ब्लू कलर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए हम जो सॉल्वेंट होगा, ये जो पानी है बच्चों, ये पानी कैसे काम करता है, एज ए सॉल्वेंट काम करता है। जो पानी है बच्चों वो कैसे काम करता है, एज ए सॉल्वेंट काम करता है। तो यहाँ पर आप जो सॉल्वेंट होगी वो लेंगे परसेंटेज 2m/v, परसेंटेज 2m/v, यानी कि 2 ग्राम सॉल्ट आप यानी CL इन 100 ml वाटर, 100 ml वाटर।
क्लियर बच्चों? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका भी स्पॉटिंग कर सकते हो। पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसका स्पॉटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग लेयर मिलेंगे, यहाँ पर अलग अलग लेयर मिलेंगे। क्लियर बच्चों? चलो उसके बाद यू कैन सेपरेट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रीन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पिनेक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, ग्रीन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पिनेक लीव्स। स्पिनेक लीव्स, स्पिनेक लीव्स का भी जब बच्चों आप इस तरह से क्रोमेटोग्राफी पेपर के इसका स्पॉटिंग करोगे तो वहां पर भी आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, अलग लेयर मिलेंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस तरह से आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, कंपोनेंट्स मिलेंगे। उसके क्या मिलेंगे बच्चों, कंपोनेंट्स मिलेंगे। कंपोनेंट्स क्यों मिलेंगे कि वहां पर वो जो आपका जो स्पिनेक लीव्स होता है वो क्या होता है, इससे बना हुआ होता है। इससे क्या होता है बच्चों, बना हुआ होता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए बस यही है। उसके अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, उसके बाद ज़ैंथोफिल्स भी आपको उसके अंदर दिखाई देता है। चलो तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। बच्चों एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या बोला गया है। सबसे पहले आपके पास क्रोमेटोग्राफी पेपर रहेगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप क्या करोगे, तो सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर नीचे आप 1 से 2 सेंटीमीटर के पास में पेंसिल लाइन करोगे। वहां पर क्या करना है, आपको स्पॉटिंग करना है। जिसका भी आपको सेपरेशन करना है उसका क्या करना है, आपको स्पॉटिंग करना है। चलिए उसके बाद वो पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप किसमें रखोगे, एक बीकर के अंदर रखोगे, जहां पर आप सॉल्वेंट किसका यूज करोगे, वाटर का यूज करोगे। जहां पर सॉल्वेंट क्या करेगा, आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी में रन करेगा, ऊपर की ओर क्या करेगा बच्चों, रन करेगा। उसके बाद क्या होगा, तो रन करने के बाद आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के शेड मिलेंगे, स्पॉटिंग मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ब्लू होगा, यहाँ पर येलो होगा, इस तरह से आपको अलग अलग कलर के क्या मिलेंगे, स्पॉटिंग मिलेंगे। क्लियर बच्चों? उसके बाद ग्रीन फूड कलर का भी हम यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमको येलो एंड ब्लू कलर के शेड मिलेंगे। उसके बाद स्पिनेक लीव्स का अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल्स अलग अलग उस तरह से कंपोनेंट्स मिलेंगे। क्लियर बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो अब तक बच्चों हमने 3 मेथड पढ़ी। अब तक बच्चों हमने 3 मेथड पढ़ी। फर्स्ट आपकी थी क्रिस्टलाइजेशन, दूसरी थी आपकी डिस्टिलेशन एंड उसके बाद अभी जो हमने मेथड पढ़ी वो मेथड थी आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो तीनों मेथड थी वो बच्चों थी आपकी होमोजेनियस मिक्सचर के लिए। किसके लिए थी बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर के लिए। अभी हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए। चलो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी क्या, जैसे कि इसका एग्जांपल हमको देखना है तो हम क्या देख सकते हैं, सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर इसका एग्जांपल देख सकते हैं। चलो अभी हम जो बच्चों मेथड पढ़ेंगे वो कौन सी मेथड पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि दो ऐसे लिक्विड होगी जो एक दूसरे के अंदर इमिसिबल हो। इमिसिबल यानी कि वो एक दूसरे में घुलते मिलते ना हो। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है ऑयल इन वाटर। अगर मेरे पास ऑयल इन वाटर है, अगर मेरे पास इस तरह का कोई मिक्सचर है, ऑयल इन वाटर है, तो उस मिक्सचर को अगर मुझे सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को क्या करना है बच्चों, मुझे अगर सेपरेट करना है तो उसको मैं किस तरह से सेपरेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए अभी हम यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल का। चलिए बच्चों, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल का। सबसे पहले हम सेपरेटिंग फनल लेंगे। सेपरेटिंग फनल के अंदर आपका इस तरह से आपको पहले क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है। 25 ml तक पानी ऐड करेंगे। उसके बाद मान लो कि 5 ml आपने क्या ऐड कर दिया, 5 ml आपने ऐड कर दिया ऑयल। ठीक है बच्चों, चलो फिर से, अगर आपके पास 2 इमिसिबल लिक्विड है, अगर आपके पास बच्चों 2 इमिसिबल लिक्विड है और उनको मान लो कि आपको सेपरेट करना है, उनको मान लो कि आपको क्या करना है बच्चों, सेपरेट करना है, तो उसको सेपरेट हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर सेपरेटिंग फनल की मदद से करेंगे। इसका नाम क्या है बच्चों, आपकी सेपरेटिंग फनल। उसको हम किससे
इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से दूर करेंगे, अलग करेंगे, तो सेपरेटिंग फनल। चलो हम क्या करेंगे बच्चों, मान लो कि हमारी सेपरेटिंग फनल का जो वॉल्यूम है वो 50 ml वॉल्यूम है, 50 ml तक आप इसमें लिक्विड ऐड कर सकते हो। तो हमने क्या किया, उसके अंदर 25 ml पानी, 25 ml पानी एंड 5 ml क्या ऐड कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया, 5 ml के ऐड कर दिया, ऑयल कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, तो 5 ml ऑयल करने के बाद थोड़ी देर जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका ऊपर का जो लेयर रहेगा, ऊपर का जो लेयर रहेगा वहां पर ऑयल रहेगा और नीचे का जो लेयर रहेगा वहां पर आपका वाटर रहेगा। क्लियर बच्चों, ये एक दूसरे में मिक्सिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो पानी है वो क्या है, पोलर इन नेचर है। आपका जो पानी है वो पोलर इन नेचर है, जबकि आपका जो ऑयल है वो नॉन पोलर इन नेचर है। अब ये पोलर एंड नॉन पोलर क्या है, तो जनरली एक सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो पोलर यानी कि जिनका डिसोसिएशन हो आयंस में, H+ एंड OH माने, जहां पर पोलैरिटी देखने को मिले उसको हम पोलर कहेंगे, जहां पर पोलैरिटी देखने को ना मिले तो उसको हम नॉन पोलर कहेंगे। बाकी आप इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, पानी आपका पोलर है और आपका जो ऑयल है वो नॉन पोलर। चलो अब क्या होता है बच्चों, समझो यहाँ पर, जैसे कि आपने इसमें पानी ऐड कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया, पहले पानी ऐड किया, पहले ऑयल किया, उसके बाद कुछ भी ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे 10-15 मिनट में, तो यहाँ पर नीचे पानी रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, आपका लिक्विड रहेगा। नीचे पानी क्यों रहेगा, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, पानी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। क्योंकि आपके पानी की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। पानी की जो डेंसिटी होती है वो ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसी वजह से आपका पानी होगा वो नीचे की ओर रहेगा और आपका जो ऑयल होगा वो ऊपर की ओर रहेगा। क्लियर बच्चों, चलो अब समझेगा। अब क्या होगा बच्चों कि जब हम इसको 10-15 मिनट तक छोड़ देंगे तो यहाँ पर अलग अलग सेपरेट लेयर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक मेरे पास ऑयल है और यहाँ से यहाँ मेरे पास क्या है, पानी। चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक स्टॉप कॉक होगा बच्चों, क्या होगा मेरे पास, टॉप कॉक होगा। अब स्टॉप कॉक को मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा मतलब ऑन करूंगा यार, खोल दूंगा। ठीक है बच्चों, जब स्टॉप कॉक को जब मैं खोलूंगा तो धीरे धीरे ये जो पानी है, ये जो पानी है, पानी क्या आएगा, नीचे आएगा। और यहाँ पर मान लो कि मैंने एक बीकर रखा है, ठीक है, मान लो कि मैंने क्या रखा है, यहाँ पर बीकर रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। सारा का सारी पानी इकट्ठे होने के बाद जैसे ही मुझे लगे कि सारा का सारा पानी निकल गया तो उसके बाद मैं स्टॉप कॉक को बंद कर दूंगा। उसके बाद दूसरा बीकर लाऊंगा, दूसरे बीकर के अंदर मैं क्या, दूसरे बीकर के अंदर से मैं क्या लूंगा, हमारा जो ऑयल है उसको क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो ऑयल को क्या कर दूंगा बच्चों, सेपरेट कर दूंगा। क्लियर बच्चों, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब मेरे पास दो ऐसे लिक्विड हो कि जो एक दूसरे के अंदर इमिसिबल हो, जब मेरे पास बच्चों ऐसे लिक्विड हो जो एक दूसरे के अंदर इमिसिबल हो, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए मेरे पास कौन सी मेथड है, तो मेरे पास कौन सी मेथड है, तो मेथड में मेरे पास सेपरेशन मेथड है। और सेपरेशन मेथड को मैं किस तरह से करूंगा, सेपरेटिंग फनल की मदद से करूंगा। किसकी मदद से करूंगा, सेपरेटिंग फनल की मदद से करूंगा। सेपरेटिंग फनल में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास जो दो इमिसिबल लिक्विड है उन दो इमिसिबल लिक्विड को ऐड कर दूंगा। उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दूंगा। थोड़ी देर छोड़ने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो जो इमिसिबल लिक्विड है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मतलब सेपरेट, मुझे एक सेपरेट यहाँ पर एक लेयर देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ तक वाटर है और उसके ऊपर क्या है, पानी है, ऑयल। नीचे पानी है और ऊपर क्या है, ऑयल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। और ये दोनों एक दूसरे में मिसिबल क्यों नहीं होते, क्योंकि जो वाटर है आपका पोलर इन नेचर है, जो ऑयल है वो नॉन पोलर इन नेचर है। उसके बाद स्टॉप कॉक की मदद से हमें एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे। किस तरह से अलग, सबसे पहले नीचे क्या रहेगा, पानी रहेगा, पानी को मैं निकाल दूंगा। उसके बाद क्या निकालूंगा, ऑयल निकालूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। यार बच्चों, अगर आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड हो तो किस तरह से आप उनको अलग कर सकते हो। यार बच्चों, चलो तो बस यही चीजें हैं बच्चों की, जैसे कि और आपको एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि मान लो कि जो गैसियस हमारे आसपास जो एयर रहती है, हमारे आसपास जो एयर रहती है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। हमारे आसपास जो बच्चों एयर रहती है वो कौन सा मिक्सचर है, मेरे पास होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि जहां पर मेरे पास जो अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा।
हमारे पास जो एयर रहती है उनका जो अमाउंट रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, आपके आसपास जो भी एयर रहेगी उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा कार्बन का, वो फिक्स्ड रहेगा। तो इसी वजह से हमारा जो मिक्सचर है वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। पर मान लो कि अगर मुझे ऐसा मिक्सचर बनाना हो कि जो गैस का ही मिक्सचर हो, जो गैस का ही मिक्सचर हो, गैस का ही मिक्सचर हो पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, तो ऐसा कौन सा बच्चों मिक्सचर रहेगा मेरे पास, तो मेरे पास एक रहेगा स्मोक, एक स्मोक हो गया और दूसरा हो गया फॉग। एक स्मोक हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चों मेरा, फॉग हो गया। तो ये दोनों क्या है, गैस इन गैस मिक्सचर है, मतलब गैस के ही मिक्सचर है कि जहां पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है, यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है। क्लियर बच्चों। और दूसरी बात हमको एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड मिक्सचर्स आर heterogeneous, you can use property of one of the solids to separate the mixture. You have learned how to separate iron nail from the sawdust using magnet। क्लियर बच्चों। जैसे कि आपके पास सॉडस्ट है और आयरन की नेल्स है, आपके पास क्या है बच्चों, सॉडस्ट। ये सॉडस्ट क्या है बच्चों, जैसे कि आपका जो कारपेंटर रहता है वो वुड को जब क्या करता है, काटता है, तो उसके उसके द्वारा जो पार्टिकल रहते हैं, जो वुड के जो पार्टिकल रहते हैं, सॉडस्ट यानी क्या हो जाएगा बच्चों, वुड पार्टिकल हो जाएगा। सॉडस्ट यानी बच्चों वुड के पार्टिकल हो जाएंगे, वुड के पार्टिकल और आयरन की नेल से आपके पास। इन दोनों को अगर अलग करना है तो क्या करना है, आपकी मैग्नेट ले जाओगे, तो जो मैग्नेट होगा वो आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जबकि वुड के जो पार्टिकल है वो एज इट इज वहां पर रह जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हम अलग कर सकते हैं। ये बच्चों। अब आते हैं बच्चों कि मेरे पास सॉलिड मिक्सचर है, अगर मेरे पास सॉलिड मिक्सचर है तो उसको मैं किस तरह से अलग कर सकता हूँ। क्लियर बच्चों। तो इस मेथड में सबको बच्चों समझ में आ गया है। सेपरेटिंग फनल की मदद से करेंगे। सेपरेटिंग फनल का यूज कब होगा, जब दो इमिसिबल लिक्विड हो, जब दो इमिसिबल लिक्विड हो तो तब किसका यूज करेंगे, हम सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। क्लियर बच्चों। और ये था सॉल्ट यानी कि आपके वुड के पार्टिकल, वुड पार्टिकल। चलो अब मान लो कि मेरे पास दो लिक्विड मिक्स हो गए हैं, तो उसको मैं किस तरह से अलग कर सकता हूँ, तो वो अभी हम देखेंगे। चलो बच्चों, मेरे पास मान लो कि लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिया गया है सैंड एंड कैम्फर। मेरे पास एक बाउल है, इसके यहाँ पर मेरे पास सैंड है और कैम्फर का मान लो कि इस तरह से पीस। चलो बच्चों, और इस तरह से मेरे पास क्या है, सैंड एंड कैम्फर है, और इन दोनों को मुझे क्या करना है बच्चों, अलग करना है। तो यहाँ पर बच्चों में एक मेथड का यूज करूंगा कि जिसका नाम है सब्लिमेशन। चलो, व्हाट इज मीन बाय सब्लिमेशन, चलो समझो पहले। सब्लिमेशन यानी क्या, कि जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका मान लो कि कोई सॉलिड है, जैसे कि आपके पास कोई सॉलिड, आपके पास क्या है, सॉलिड अमाउंट में कोई भी आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपके पास कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड है। सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड के बाद वो कौन से फॉर्म में आता है, गैसियस फॉर्म में आता है। क्लियर बच्चों। इस तरह से पर मान लो कि आपके पास ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है, मान लो कि आपके पास ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है कि जब आप उसको हीट करते हो, जब आप उसको हीट करते हो तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों, सब्लिमेशन। यार बच्चों, फिर से एक बात देखिए, अगर मेरे पास ऐसा कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है कि जिसको मैं हीट करता वो तो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में आ जाता है, वहां पर लिक्विड फॉर्म आता ही नहीं, लिक्विड फॉर्म जनरेट ही नहीं होता। तो उस प्रोसेस को मैं कौन सी प्रोसेस कहूंगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को मैं कौन सी प्रोसेस कहूंगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। पर मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, मेरे पास कोई ऐसा गैसियस मॉलिक्यूल है जिसको मैं क्या करता हूं, जिसको मैं हीट नहीं करता, पर मान लो कि मैं उसको फ्रीज करता हूं, तो वो डायरेक्टली गैसियस मॉलिक्यूल्स में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन।
इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, डिपोजिशन है। ये बच्चों दो मेथड क्लियर हो गई। सॉलिड में से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में, सॉलिड में से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में यानी कि सब्लिमेशन, और गैस में से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में यानी कि डिपोजिशन। सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। क्लियर बच्चों? चलो समझो यहाँ पर होता क्या। मेरे पास सैंड प्लस कैम्फर है, मेरे पास सैंड प्लस कैम्फर है, और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से नीचे से मैं इसको हीट करूंगा, नीचे से इसको मैं हीट करूंगा, और हीट करने से पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास कोई फनेल रहेगी, यहाँ पर मेरे पास जो फनेल रहेगी उसको मैं इस तरह से क्या करूंगा, उल्टा इन्वर्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं उल्टा क्या कर दूंगा, यहाँ पर उसको लगा दूंगा, और यहाँ पर भी क्या रख दूंगा, कॉटन रख दूंगा। क्या रख दूंगा, कॉटन रख दूंगा। क्यों कॉटन रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर वेपर फॉर्म हो गए, जब हम इन दोनों को हीट करेंगे तो यहाँ पर जो वाटर वेपर फॉर्म होगी, तो उस वाटर वेपर को मुझे जाने नहीं देना है, उस वाटर वेपर मुझे चाहिए, यहाँ पर ही चाहिए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसको यहाँ पर कॉटन रख दूंगा। क्लियर बच्चों? अब होता क्या, अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास है सैंड प्लस कैम्फर, और जब मैं इसको हीट करता हूँ तो सैंड तो हीट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एज इट इज वहां पर ही रहेगी। पर जब मेरा ये जो कैम्फर है वो जब हीट होता है तो वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में से डायरेक्टली कौन से फॉर्म में आ जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या होगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर की ओर जाना चाहेगा, ऊपर की ओर जाना जाएगा यहाँ से, पर वो ऊपर की ओर जाते वक्त यहाँ पर कॉटन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पर डिपोजिट होगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो फनेल रहेगी वहां पर क्या हो जाएगा, वो डिपोजिट हो जाएगा। और आपकी जो फनेल रहेगी, फनेल के आपको सरफेस पे क्या मिलेगा, ये कैम्फर मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर कौन से फॉर्म में रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। यार बच्चों चलो फिर से एक बार देख लेते इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। हमारे पास कोई बाउल रहता है, क्या बच्चों, बाउल रहता है। उस बाउल के अंदर हम सैंड और कैम्फर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। हमको एक दूसरे से अलग करना है, तो किस तरह से अलग करेंगे, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा जो कैम्फर रहेगा वो सॉलिड में से डायरेक्टली कौन से फॉर्म में आ जाता है, गैसेस फॉर्म में हो जाता है। ये बच्चे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसका। तो जब हम इसको हीट करेंगे वो सॉलिड में से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पर गैसेस फॉर्म में से हम इसको बाहर ना निकले, इसकी वजह से यहाँ पर हमने कॉटन रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा जो कैम्फर है वो क्या करेगा, यहाँ से सॉलिड में से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट तो होगा पर बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर न निकलने की वजह से धीरे धीरे जब हम क्या करेंगे, हीट देना बंद कर देंगे, तो वहां पर वो क्या होगा, धीरे धीरे फ्रीज होता जाएगा। और वो फ्रीज कहाँ पर होगा, तो हमारी जो फनेल की जो सरफेस रहेगी वहां पर क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, और वापस से हमको गैस में से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, डिपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, डिपोजिशन रिएक्शन होगी। ये मतलब यहाँ पर सब्लिमेशन भी हो रहा है एंड डिपोजिशन भी हो रहा है। क्लियर बच्चों? चलो एक बार देख लेते हैं, अगर कोई चीज रह जाती है तो सब्लिमेशन में। उसके बाद और आपको एक एग्जांपल दिया है, ड्राई सॉलिड आइस। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई सॉलिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर ड्राई सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, तो वो क्या होता है कि जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे हम उसको हीट करते हैं वो तुरंत क्या हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी आपकी सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है। Dry ice, which is used for ice cream storage, also undergoes sublimation. Can you think of any other mixture where sublimation can be used to separate the components? क्या आपको पता है और एग्जांपल होगी जो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करे? यार बच्चों, तो आपको ये जो है ऐसे एग्जांपल को फाउंड करना है। ठीक है बच्चों, दो तो हमको यहाँ पर दिए हैं, एक कैम्फर दिया है, दूसरा क्या दिया है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बच्चों, उसके अलावा बच्चों हमको ये पूछा गया है, क्या आपको ये पता है कि दो आपकी मेटल या फिर दो आपके सॉलिड, क्या आपको पता है कि आप दो सॉलिड को क्या मिक्स कर सकते हो, सॉलिड को मिक्स तो कर सकते हो, और साथ में आप कोई होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप सॉलिड को मिक्स करने के बाद होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते हो।
तो हाँ बना सकते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, आपके जो भी अलॉय है, आपके पास जो भी अलॉय है बच्चों, वो सारे के सारे जो अलॉय है वो किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। वहां पर क्या होते हैं आपके सॉलिड सॉलिड क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। कैसे मिक्स्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपके एक अलॉय का ब्रोंज, जैसे कि आपके पास है ब्रोंज, ब्रोंज में क्या होता है आपके कॉपर एंड जिंक होता है, ठीक है। कॉपर 80% होता है और आपका जो जिंक होता है वो क्या होता है 20% होता है। तो इन दोनों को जब कॉपर 80% एंड जिंक जो है वो 20% लेने के बाद जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, वहां पर क्या होता है ब्रॉन्ज फॉर्म होता है। उसके अलावा कॉपर एंड टिन भी है, तो वो क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, तो क्या होगा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्टेनलेस स्टील, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद बच्चों क्या बोला गया है, bronze, a mixture of approximately 80% copper and 20% tin, stainless steel, usually mixture of iron and other elements such as carbon, chromium, nickel and molybdenum। तो ये सारे के सारे स्टेनलेस स्टील में आपके पाए जाते हैं। ये बच्चों चलो, यानी कि स्टेनलेस स्टील तो आपका कॉपर एंड टिन का रहता है 80% 20%। उसके अलावा हमने जो जो भी दिए, जैसे कि आपके कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मोलिब्डेनम भी आपके अलॉय अलग अलग पाए जाते हैं। उनके अलग अलग अलॉय में क्या होते हैं, वो अलग अलग अमाउंट में फिक्स्ड रहते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें जो बच्चों थी आज जो हमने पढ़ी, सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद हमने पढ़ा कि हम दो इमिसिबल लिक्विड सेपरेटिंग फनेल है हमारे पास, तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, सब्लिमेशन पढ़ा। क्लियर बच्चों, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम सस्पेंशन पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, तो उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।